वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेज। आज की क्लास में हम पर्यावरण से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये सामान्य जानकारी के लिए भी अति आवश्यक है। जो अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे अगर इन प्रश्नों को 102 बार आप कर लेते हैं तो आपको प्रश्नों को करने में सहजता होगी, अत्यंत आसानी होगी। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पर्यावरण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि किसके नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ। वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो वह हुआ था 17 सितंबर 1985 को। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। एक प्रश्न आता है कि गंगा कार्य योजना का शासनकाल कब शुरू हुआ था? तो वह 1985 में गंगा कार्य योजना का शासनकाल शुरू हुआ था। इस समय राजीव गांधी का शासन था। एक प्रश्न और भी बनता है कि इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना का प्रारंभ किया गया था। वह कौन सी थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। एनजीटी का गठन अगर पूछा जाता है कि एनजीटी का गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 2010 में एनजीटी का गठन किया गया था। एनजीटी न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या जोड़ा गया था? तो पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। भौमिकीय प्रक्रिया क्या होती है? तो अपक्षय जो होती है वह एक भौमिकीय प्रक्रिया होती है। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में अच्छी तरह विकसित होते हैं वह हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। और जो प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं वह सीओफाइट्स कहलाते हैं। वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं उसे हम हेमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक पक्षी या स्तनधारी कहते हैं। वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्यताप के कारण न होकर किस पर निर्भर करता है? तो भौमिक विकिरण पर निर्भर करता है। यह ज्योग्राफी में जब आपको हमारी क्लास चल रही थी तो वहाँ पे इसको बताया गया था, सीपी सर की क्लास थी। आगे देखते हैं, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान करता है क्या? वह करता है पशुपालन। जो मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया वो किसने किया था? पशुपालन ने किया था। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली जो है वह झूम कृषि कहलाती है। झूम कृषि भारत के अन्य प्रदेशों में कई नामों से भी जानी जाती है। विश्व तथा भारत में आज भी झूम का हस्तांतरण प्रचलित रूप कृषि प्रचलित है। किस रूप में? कहाँ कहाँ पे? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वोत्तर भारत में आज भी यह प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि वनों को कटाई होती है, वहाँ पे फिर खेती की जाती है। जब वो भूमि बंजर होने लगती है तो उसे छोड़ के फिर अगले वन को काटा जाता है, फिर वहाँ पे कृषि की जाती है। तो उसे झूम कृषि कहते हैं, स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता क्या होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 25 डिग्री तापमान और 60% आर्द्रता होनी चाहिए। अब पूछा जाता है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से हुई है, चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में यह संवर्धन संभव हुआ। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी गई है? फ्रेडरिक रेजटल जो थे उनको मानव भूगोल की संज्ञा दी गई है। पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए पूछा गया था पीछे कि औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। मेघ बीजन में यौगिक का प्रयोग किया जाता है। किस यौगिक का? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन यौगिक का प्रयोग किया जाता है मेघ बीजन में। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल जो थे 1869 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्हीं को पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किसका किया जाता है? तो पर्यावरण एवं वातावरण एवं जीव समुदाय का पारिस्थितिकी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। रंध्रों का खुला या बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो वह प्रकाश पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह जैविकीय प्रक्रिया कहलाती है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश। आपको सभी को पता है विटामिन डी जो हमें मिलता है वो प्रकाश से मिलता है। अल्पदीप्ति काली पौधे होते हैं तंबाकू और सोयाबीन। छाया प्रिय पौधे जो होते हैं वह हेलियोफोबस कहलाते हैं। जो छाया प्रिय पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
हेलियोफोबस कहलाते हैं। यह आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंजाइम क्रियाशील का सर्वोत्तम ताप होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विकृतीकरण होता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पे। और अस्थायी बर्फ लाइन जो भारत की ऊंचाई है वह 4000 मीटर है, 3600 से 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? वसंतीकरण कहलाता है। वसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधे प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं किसमें? कांटे में। आप राजस्थान वगैरह में देखते होंगे कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटे में, जैसे कैक्टस वगैरह होता है, तो ये उसके उदाहरण है। आर्द्रता को मापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में आर्द्रता का मापन किया जाता है। वनस्पति के सड़ने से गैस निकलती है, कौन सी गैस? वनस्पति मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है? वह है 0.93%। अब आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, तो वह है 0.003%। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पौधों की सभी पोषक तत्वों से संयुक्त कार्बनिक पदार्थ है, वह होता है ह्यूमस। भारत में अवनालिका जो क्षरण हुआ वह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो वह मालवा का पठार, जिसे चंबल घाटी क्षेत्र भी कहा जाता है, वह है। भारत में सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ पे है? तो वह चीन में है। कहाँ पे? चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? वातोड़ मृदा कहलाती है। अधो मृदा के संस्तर कहते हैं किसे? संस्तरणवी को। देखिए, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं और क्लास में टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, जिससे कि कम समय में आपको बेहतर मैटर मिल सके, आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर हो। तो उसी चीज़ का प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारी क्लास पसंद आ रही हो, तो आप लाइक करें, और कोई प्रश्न अगर आपका बनता है तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें हौसला अफजाई मिले। मृदा के, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। कार्बनिक ऑक्सीन प्राकृतिक ऑक्सीन जो है वह इंडोल एसिटिक एसिड होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में अति आवश्यक क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मैग्नीशियम। ये और ये प्रश्न, दो प्रश्न परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए जो आवश्यक है वो पोटेशियम, और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो आवश्यक है वो मैग्नीशियम। कई बार होता क्या है ना कि जब आप दोनों प्रश्नों को करते हैं तो पोटेशियम की जगह मैग्नीशियम कर देते हैं, मैग्नीशियम की जगह पोटेशियम करते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आराम से ये प्रश्न कर जाएंगे। वह मृदा जल जिसे पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं केशिका जल कहलाता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पति मिलती है, मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण सर्वाधिक होते हैं। पीएच मान जिसका होता है 6 से 7। और सर्वाधिक उर्वरता के धारण करने वाली मृदा कौन सी है? मटियार या क्ले मृदा सर्वाधिक उर्वरता को धारण करती है। सर्वाधिक उर्वर भूमि मृदा, जो भूमि पूछी जाती है या मिट्टी पूछी जाती है, कौन सी है? तो दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा जो होती है सर्वाधिक उर्वर होती है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कैल्सिकोल्स। चूना क्या होता है? कैल्सिकोस जो है उसमें चूना प्रधान मृदा जो होती है उसमें पौधे उगते हैं, उसे कैल्सिकोस कहते हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पति में। मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो होती हैं उसकी जड़ें ऊपर धरती से ऊपर होती हैं, जिसके कारण वह श्वसन कर पाते हैं, तो इसे श्वसन मूल पौधे कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाते हैं। पूर्ण मूल स्तंभ परजीवी जो होते हैं अरोवेंकी और अमरविल, ये जो होते हैं पूर्ण मूल एवं स्तंभ परजीवी कहलाते हैं। कवक का किस पौधे की जड़ के साथ सहजीवी कहलाता है? माइकोराइजा के साथ। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं या नहीं? तो हाँ, बना लेते हैं। यूटिकेलिडिया, नेफेथिस, डायोनिया और थ्रोसेरा, ये 4 ऐसे हैं जिसे कीटभक्षी कहा जाता है। ये किस प्रकार के पौधे हैं? ये कीटभक्षी पौधे हैं। कई बार परीक्षा में यूटिकुलेरिया कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन इनसे भी आप देखिएगा, नेफेंथिस, डायोनिया और थ्रोसेरा जो है ये कीटभक्षी हैं। आम के पौधे का उद्धातन परजीवी होता है लोरेंथस। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी अध्ययन का
आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है सौरिक विकिरण को। आहार जल जो होता है फूड्स वेब्स की विविधता में वृद्धि एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। देखिए हम क्लास को काफ़ी जल्दी आगे लेकर चलते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल पाए। अगर हमारी आवाज़ आपको क्लियर ना आती हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, अवगत कराइएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है या कायम रहती है? स्वासाम्यावस्थिति क्रियाविधि, ये प्रश्न जो है इसमें कुछ डाउट है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद से आपको बताते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया एजी टांसले द्वारा। ये प्रश्न तो समझिए कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डबल स्टार। श्वसन क्रिया क्रिया है अपचायक। श्वसन क्रिया कैसी है? अपचायक होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है लाल और बैंगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड H2O का क्रमशः अपचयन एवं ऑक्सीकरण होता है। इसी तरह से आप प्रश्नों को पढ़ते भी रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ने की आदत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाते हैं बेहतर से तरीके से। 2 से 3 बार करिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो संश्लेषण होता है वो अपचयन कहलाता है, और H2O का जो होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, सभी उपभोक्ताओं में जो गुण पाया जाता है वो परपोषी गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादक क्या कहलाते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और वैसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो ये आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रेडेटर्स कहलाते हैं। प्रेडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, वो सर्वभक्षी कहलाते हैं या सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर क्या कहला जाता है? अपघटक या कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। जीवीय तथा अजीवीय घटकों का संबंध स्थापित होता है अपघटक में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है। बड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट की संज्ञा प्रदान की जाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। आगे देखते हैं। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों का संबंध स्थापित होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है खाद्य जल में। ये जो है अति महत्वपूर्ण है, एक दिशीय, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। क्रिया की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। क्रिया की एक एकात्मक प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस जो थे और फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दी थी? तो बायोसिनेसिस तथा माइक्रोकोस्म और बायोसिनोसिस। अब देखते हैं पर्यावरण से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो और जो अन्य प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? पहला प्रश्न। तो अगर कोई पूछता है तो उसमें आप बताएंगे हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, वह इन्वायरमेंट कहलाता है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं? किस प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में हैं। पौधे की अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेने पर और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करता है क्या? ऑक्सीजन। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। साधारण है, लेकिन प्रश्न को काफ़ी लंबा कर दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो ये वायु प्रदूषक हैं, ये सभी आप जानते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जो होती है किस प्रदूषण को मापने के लिए? जल प्रदूषण को मापने के लिए होती है। जो PAN पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है वो क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो नागपुर महाराष्ट्र में है। जो ओजोन परत से हमारी रक्षा करता है वायुमंडल, ओजोन परत जो होते हैं वो किस से रक्षा करती है? तो परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद से ऑक्सीजन। अभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताना है, परीक्षा हम आपसे प्रश्न पूछ चुके हैं। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान घटता या बढ़ता है? तो बढ़ जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण।
पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है? यूकेलिप्टस सफेदा को। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में इसे आपको बताया गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा करना। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में। संयुक्त यूनेप जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी पूछा जा चुका है। नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। फोटो कॉपी मशीन कौन सी गैस उत्पादित करती है? तो ओजोन गैस उत्पादित करती है। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु का प्रयोग किया गया है? तो पांडा पशु का प्रयोग किया गया है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहा जाता है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाता है खजूर। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी से जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे सफोकेशन कहा जाता है। सफोकेशन नहीं, लोग कहते हैं मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी से जो जीवों पर प्रभाव पड़ता है वो सफोकेशन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों की संयुक्त रूप है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। भूजल जो भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह आप बता सकते हैं। स्क्रैपेन डिस्पेंसर, वातानुकूलर, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे इसके प्रभाव से। और वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अति महत्वपूर्ण है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। रेड डाटा बुक संबंध किससे है? संकट के जो विलुप्त हो जो जीव होते हैं उनके लिए ये रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर फिट्स US कहाँ पर स्थित है? विस्कोसिन में। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अक्सर गलत हो जाता है। एक बार तो मुझसे भी गलत हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल का माना जाता है? 65 डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अभी आपको बताए थे हम। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होता है? बाह्य वायुमंडल में। देश का पारिस्थितिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पारिस्थितिक अनुसंधान अगर पूछता है तो बेंगलोर कहेंगे आप, कर्नाटक में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है ये। भारतीय वन प्रबंधन अगर पूछा जाता है संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे पर्यावरण से संबंधित, लगभग 100 से ऊपर प्रश्न आप कर चुके हैं और इन्हीं में से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को 1 से 2 बार करिए और सभी आपको कंठस्थ हो जाएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इन्वायरमेंट से जो सेक्शन आता है, जो प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जिनके विषय में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था, हेलसिंकी सम्मेलन क्या था, लंदन सम्मेलन क्या था। इस प्रकार जो है पर्यावरण संबंधी जो महत्वपूर्ण समझौते और सम्मेलन हुए उसके विषय में बताएंगे, और जल प्रदूषण संबंधी जो कानून बने इन सब के विषय में मैं आपको अगले क्लास में
अवश्य बताऊंगा। आप हमारी अगर वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कोई प्रश्न बनता हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।